प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम ये जानते ही हैं कि उपापचय जीवों का एक महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य जैव रासायनिक प्रक्रम है। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन अत्यंत आवश्यक है। इन पदार्थों और विशेषतः साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों का शरीर से निष्कासन किस प्रकार होता है, आज के सत्र में हम इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य हैं अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक तथा यूरिकोटैलिक को परिभाषित करना, प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंगों को जानना, मानव उत्सर्जी तंत्र का अध्ययन करना, वृक्काणु की संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना। छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ हम चाहेंगे जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को आप दैनिक जीवन में सहसंबंधित कर सकें और इन्हें अपने अनुप्रयोग में ला सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ज्ञात ही है कि प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष अर्थात टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल थोड़ा कम आविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम अर्थात गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को हम इसीलिए अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटैलिक कहते हैं। स्थलीय वास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी, कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी या यूरोटैलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री अर्थात मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार के रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप इस प्रकार से दिए गए हैं। आदिवृक्क अर्थात प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थ जैसे चपटे कृमि और उदाहरण के लिए प्लेनेरिया आदि में, रोटिफर या कुछ एनेलिड, सेफेलोकॉर्डेट जिसको हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्कक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित हैं। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों अर्थात कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में
उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपिगी नलिकाएं, जिनको हम मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, पाई जाती हैं। मैलपिगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा, जिसे हम प्रॉन भी कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां अर्थात एंटेनल ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करते हैं। मनुष्यों में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र को देखिए। इस चित्र में मानव का उत्सर्जन तंत्र दिखाया गया है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर और भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल अर्थात कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। इससे होकर के मूत्रनलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार की संरचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणी या हम पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों अर्थात प्रोजेक्शंस को चषक या अंग्रेजी में हम इसको कैलिक्स कहते हैं। स्क्रीन पर अब वृक्क की संरचना को देखिए। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट जिसे हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं और भीतरी मध्यांश जिसे हम मेडुला कहते हैं। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड जिसे कि मध्यांश पिरामिड भी कहते हैं में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड अर्थात पिंडों के बीच फैल करके वृक्क स्तंभ बनाते हैं और इन्हें हम बर्तनी स्तंभ अर्थात अंग्रेजी में कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 40 लाख जटिल नलिकाकार संरचना जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं पाई जाती हैं। ये क्रियात्मक इकाइयां हैं। देखिए स्क्रीन पर रक्त वाहिनियां तथा नलिकाएं प्रदर्शित करता हुआ वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन का नामांकित चित्र दिखाया गया है। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं जिन्हें हम गुच्छ अर्थात ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छ वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनियों अर्थात एफरेंट आर्टेरियोल से बनी केशिकाओं अर्थात कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका जिसे हम एफरेंट आर्टेरियोल भी कहते हैं द्वारा ले जाया जाता है। आप स्क्रीन पर देखिए वृक्क नलिका दोहरी झिल्ले युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैलपिगिकाय अथवा वृक्क कणिका जिसको कॉर्पसल भी कहते हैं बनाते हैं। आप स्क्रीन पर पुनः इस चित्र में देखिए बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संबलित नलिका PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक ओर अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संबलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या DCT प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संबलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं। नलिका दूरस्थ संबलिका नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं।
अधिकांश वृक्काणु के हेलने लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को हम वलकुटीय वृक्कक कहते हैं। आप स्क्रीन पर प्रदर्शित इस चित्र के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि कुछ वृक्काणुओं के हेलने लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। स्क्रीन पर पुनः इस चित्र को देखिए। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वलकुटीय टाइड वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है या अत्यधिक ह्रासित होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र की आंतरिक संरचना समझने के बाद अब हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली गुच्छीय निस्यंदन, दूसरी पुनः अवशोषण और तीसरी श्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होती हैं। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों के परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु अर्थात पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यसित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र अर्थात स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर यानी कि GFR अर्थात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन्न उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संबलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिक के श्रवण के साथ सक्रिय करती हैं, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन, जो कि लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, इसकी तुलना उत्सर्जित मूत्र, जो कि लगभग 1.5 लीटर होता है, से की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उदाहरण के लिए निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निस्यंद निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। आप स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है।
मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हमने उत्सर्जी उत्पाद एवं इनके निष्कासन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसका एक बार सारांश रूप में पुनः अवलोकन कर लेते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं तथा जिन प्राणियों में यह पाया जाता है उन्हें हम अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक कहते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे आदिवृक्कक, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक, मैलपेगी नलिकाएं, श्रृंगिक ग्रंथियां जिनको हम एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं, या हरित ग्रंथियां तथा वृक्क आदि। अधिवृक्क ग्रंथि मनुष्यों में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 40 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो क्रियात्मक इकाइयां हैं। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण व स्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। विद्यार्थियों, आइए अब आपके गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग के नाम व उदाहरण दीजिए। मानव उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वृक्काणु की संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने उत्सर्जी उत्पाद एवं इनके निष्कासन का विस्तार से अध्ययन किया है। आप उनका स्वाध्याय द्वारा पाठन करें, मनन करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही किसी नए उपविषय पर आपसे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।